हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का डिस्कशन है, यानी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का हम लोग डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है वनों से लाभ एवं वनों के उपयोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, विकास के चरण के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को निम्न समूहों में विभाजित किया जा सकता है: संभाव्य संसाधन, वास्तविक संसाधन, आरक्षित संसाधन और स्टॉक संसाधन। संभाव्य संसाधन वे हैं जो एक क्षेत्र में स्थित हैं तथा भविष्य में भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं, जबकि वास्तविक संसाधन वे हैं जिनका सर्वेक्षण किया गया है तथा उनकी मात्रा और गुणवत्ता का पता लगाया गया है और जिनका वर्तमान समय में प्रयोग किया जा रहा है। किसी वास्तविक संसाधन का विकास उपलब्ध प्रौद्योगिकी तथा लागत पर निर्भर करता है। वहीं दूसरी ओर नवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जो एक बार उपयोग होने के बाद पुनः उपयोग में लाए जा सकते हैं। वन जो है एक नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि इनके एक बार संपोषित दोहन के बाद पुनः दोहन किया जा सकता है। वनों से पर्यावरण की गुणवत्ता बढ़ती है, क्योंकि वन पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप फिगर के माध्यम से वनों के द्वारा प्राप्त सेवाओं के संदर्भ में बातें कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं वनों के द्वारा हमें क्या क्या सेवाएं जो है प्राप्त होती हैं। पहला है सांस्कृतिक लाभ। सांस्कृतिक लाभ जो है आध्यात्मिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और साहित्य रचना, ये हमें जो है वनों के द्वारा प्राप्त होती है। सांस्कृतिक लाभ इनसे हमें प्राप्त होता है। उत्पादक क्रियाएं भी हमें जो है वनों के द्वारा मिलते हैं, जैसे फल, वनों से फल, रेजिन, एल्कोलाइड, रबड़ और औषधियां भी प्राप्त होती हैं। वन जो है हमें सुरक्षात्मक क्रियाएं भी प्रदान करते हैं, जैसे भूमि का संरक्षण, जल का संरक्षण, सूखा, ठंड, हवा, धूप से सुरक्षा आदि प्रदान करते हैं। यहां तक कि ध्वनि प्रदूषण से ये हमें बचाव करते हैं। इसके बाद नियमनकारी क्रियाएं भी हैं, जैसे तापमान नियंत्रण और शोषण, बाढ़ और सूखा पर नियंत्रण, CO2 O2 यानी गैसों का संतुलन, कार्बन के जैव भू रासायनिक चक्र का नियमन भी करते हैं। तो वनों के द्वारा मानव से प्राप्त होने वाली जो सेवाएं हैं, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, वन मानव जाति को अत्यधिक लाभ पहुंचाते हैं। ये विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान कर प्रकृति और मानव को अनगिनत लाभ पहुंचाते हैं। उल्लेखनीय है कि अगर किसी पेड़ को काटे बिना उसे पुल बना दिया जाए तो उस पुल को भी जो है जीवित पुल या प्राकृतिक पुल कहते हैं। और मेघालय राज्य में कई ऐसे जीवित पुल हैं और इस राज्य के चेरापूंजी में तो जीवित पुलों की भरमार है। इस क्षेत्र में रबर ट्री जो है, रबर ट्री नामक एक वृक्ष पाया जाता है, जिसका वानस्पतिक नाम फाइकस इलास्टिका है। और इस पेड़ की शाखाएं जमीन को छूकर नई जड़ बना लेती हैं और इस तरह से इस पेड़ की अतिरिक्त जड़ें अलग दिशा में बढ़ सकती हैं। जीवित पुल बनाने के लिए नदी के किनारे के पेड़ की जड़ों को जो है नदी के दूसरे किनारे के दिशा में बढ़ाने के प्रयास किए जाते हैं और इस तरह के कई पेड़ों की जड़ें जो है मिलाकर एक पुल का निर्माण करती है। देखिए, एल्यूमिनियम को इसके पर्यावरणीय हितैषी स्वरूप और नवीकरणीय योग्य होने के कारण हरी धातु कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एल्यूमिनियम को पुनर्चक्रित करने में या एल्यूमिनियम का उत्पादन करने के लिए आवश्यक ऊर्जा का लगभग 95% बचाता है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान समय में वन मंत्रालय का पूरा नाम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है। इस पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया है। वन नवीकरणीय संसाधन है, ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। देखिए, इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन वे होते हैं, ऊपर में भी हम लोगों ने नवीकरणीय संसाधन के बारे में डिस्कस किया था। तो नवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जो एक बार उपयोग होने के बाद पुनः उपयोग में लाए जा सकते हैं। अतः वन जो है एक नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि इनके एक बार संपोषित दोहन के बाद पुनः दोहन किया जा सकता है। निश्चित रूप से कहा जाता है कि वनों से पर्यावरण की गुणवत्ता बढ़ती है, क्योंकि वन जो है पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करके ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। सेकंड नंबर प्रश्न है कथन ए, प्राकृतिक संसाधन वे होते हैं जो किसी क्षेत्र में स्थित है तथा भविष्य में भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं। कारण किसी वास्तविक प्राकृतिक संसाधन का विकास प्रौद्योगिकी एवं उत्पादन लागत पर निर्भर होता है। इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, विकास के चरण के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को निम्न समूहों में विभाजित किया जा सकता है: संभाव्य संसाधन, वास्तविक संसाधन, आरक्षित संसाधन। वास्तविक संसाधन वे होते हैं जिनका सर्वेक्षण किया गया है तथा उनकी मात्रा और गुणवत्ता का पता लगाया गया है और जिनका वर्तमान समय में प्रयोग किया जा रहा है।
किसी वास्तविक संसाधन का विकास उपलब्ध प्रौद्योगिकी तथा लागत पर निर्भर करता है। थर्ड नंबर है एल्यूमिनियम हरी धातु है, कारण वह लकड़ी का स्थान लेकर वनों को बचाती है। इसका सही जवाब क्या होगा? एल्यूमिनियम हरी धातु है, कारण है वह लकड़ी का स्थान लेकर वनों को बचाती है। इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन, ए सही है, आर गलत है। एल्यूमिनियम को जो है इसके पर्यावरणीय हितैषी स्वरूप और नवीकरणीय युग होने के कारण हरी धातु कहा जाता है। एल्यूमिनियम का लकड़ी के स्थान का प्रयोग नगण्य ही होता है। एल्यूमिनियम को हरी धातु इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका नवीकरणीय युग हो जाने वाले गुण के कारण यह पुनः उत्पादन की प्रक्रिया में ऊर्जा की काफी बचत करता है। 4 नंबर है भारत के एक विशेष क्षेत्र में स्थानीय लोग जीवित वृक्षों की जड़ों का अनुवर्धन कर इन्हें जलधारा के आर पार सुदृढ़ पुलों में रूपांतरित कर देते हैं। जैसे जैसे समय गुजरता है ये पुल और अधिक मजबूत होते जाते हैं। ये अनोखे जीवित जड़ पुल कहां पाए जाते हैं? तो आपको मालूम है कहां पर? तो सही जवाब है मेघालय में, ए ऑप्शन। अगर किसी पेड़ को काटे बिना उसे जो है पुल बना दिया जाए तो उस पुल को ही जीवित पुल या प्राकृतिक पुल कहते हैं। मेघालय राज्य में कई ऐसे जीवित पुल हैं। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वन उन्मूलन एवं उसके प्रभाव। तो चलिए इसको भी कवर कर लेते हैं। देखिए भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जनसांख्यिकीय संक्रमण से प्रत्यक्षतः संबंधित रहा है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने के कारण वन क्षेत्र पर दबाव बढ़ता है। कृषि, आवास, नगरीकरण, उद्योग आदि के कारण वन क्षेत्रों को काट दिया जाता है। वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्राय नकारात्मक संबंध होता है। सामान्यतः विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि के साथ वन क्षेत्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जबकि विकसित देशों में ऐसा नहीं होता। पर्यावरणीय जागरूकता एवं वन क्षेत्रों के प्रति संवेदनशीलता के कारण विकसित देशों में वन क्षेत्रों में प्राय वृद्धि देखी जाती है। हालांकि अधिकांश देशों में जनसंख्या वृद्धि वन क्षेत्र को दुष्प्रभावित ही करती है। वन ह्रास का मुख्य कारण तेजी से हो रहा औद्योगिकरण ही है, जिसमें वनों को काटकर नगरों की स्थापना की जा रही है एवं लकड़ियों का दोहन किया जा रहा है। साथ ही खाली हो रही भूमि का उपयोग कृषि के लिए किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे वनों उन्मूलन के जो कारण हैं दिए गए हैं। तो जंगलों की जो जंगल की आग है इसके कारण भी वन का जो है ह्रास होता है। खेती योग्य भूमि का विस्तार से भी जंगलों को काट दिया जाता है। सड़कों के विकास के लिए भी पेड़ पौधों को काटा जाता है। जनसंख्या बढ़ने के कारण भी जो है या शहरीकरण के कारण भी जो है जंगलों को जो है साफ कर दिया जाता है, जंगलों को काट दिया जाता है। औद्योगिकरण भी जंगल के ह्रास के लिए महत्वपूर्ण कारणों में से एक है। काष्ठीय पादपों का अंधाधुंध व्यवसायिक उपयोग के लिए भी वनों को काटा जाता है। पशुओं के द्वारा घास चरना, पशु घास चरते हैं तो वहां के जो मिट्टी होती है मतलब कि कमजोर हो जाती है, जिसे आंधी तूफान या अन्य कारणों से पेड़ पौधे उखड़ने लगते हैं और जिसके कारण वनों का विनाश होता है। नीति निर्माण में सतत विकास की अनदेखी भी वन उन्मूलन के कारणों में से एक है, ध्यान रखिएगा। देखिए वहीं दूसरी ओर नगरीकरण निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है, बल्कि यह निर्वनीकरण के कारणों में से एक है। बढ़ती आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नगरों और वास स्थानों का विस्तार वनों एवं जैव विविधता को प्रभावित करता है। नगरों की आवश्यकताओं के संदर्भ में वनों की कटाई से जो है वन क्षेत्र कम हुए हैं और इसके विपरीत हिमालय में जल स्रोतों का सूखना, जैव विविधता की हानि, मृदा अपरदन वन उन्मूलन या निर्वनीकरण के प्रभाव हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो है वन उन्मूलन के प्रभाव देख लेते हैं क्या क्या प्रभाव है। तो कम वर्षा होना, वन उन्मूलन के जो प्रभाव हैं कम वर्षा, क्षेत्रीय तथा भूमंडलीय जलवायु पर दुष्प्रभाव, जैव विविधता को हानि, बाढ़ और सूखा, मरुस्थल का निर्माण, भूमि की उर्वरा शक्ति का ह्रास, हिमालय में जल स्रोतों का सूखना, जाति विलोपन, भूमंडलीय तापमान में वृद्धि और मृदा अपरदन, ये सब है वन उन्मूलन के प्रभाव, ध्यान रखिएगा। देखिए उल्लेखनीय है कि नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं। जो नागालैंड के पर्वत है, मैं इसे फिर से रिपीट कर देता हूं। देखिए नागालैंड के जो पर्वत हैं क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं। इसका प्रमुख कारण क्या है? तो यहाँ की स्थानीय जो जातियां हैं इनके द्वारा व्यापक पैमाने पर की जाने वाली झूम कृषि है। झारखंड राज्य के वन क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख घटक जंगल की आग है। जंगल के आग से झारखंड के प्रभावित होने वाले जिलों में हजारीबाग, जमशेदपुर, पलामू, बोकारो आदि हैं। जंगल की आग झारखंड के आरक्षित और संरक्षित वनों में भी प्रमुख समस्या है।
देखिए वालपराई नगर जो है तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में स्थित है। यहां वृक्षारोपण में विशिष्टता रखने वाला भारत का नगर है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है? तो सही जवाब है नगरीकरण, सी ऑप्शन। शुरू में ही इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। नगरीकरण निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है, बल्कि यह निर्वनीकरण के कारणों में से एक है। बढ़ती आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नगरों और वास स्थानों का विस्तार वनों और जैव विविधता को प्रभावित करता है। नगरों की आवश्यकताओं के संदर्भ में भी वनों की कटाई से वन क्षेत्र कम हुए हैं। इसके विपरीत हिमालय में जल स्रोतों का सूखना, जैव विविधता की हानि, मृदा अपरदन, वन उन्मूलन या निर्वनीकरण के प्रभाव हैं। सेकंड प्रश्न है, नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, उसका प्रमुख कारण क्या है? नागालैंड के पर्वत जो है मतलब कि बंजर होते जा रहे हैं, इसका जो प्रमुख कारण है वो है आपका झूम कृषि। वहां के जनजातियों के द्वारा जो है झूम कृषि, नागालैंड के पर्वत जो है बंजर होते जा रहे हैं, इसका प्रमुख कारण जो है यहाँ के स्थानीय जातियों के द्वारा व्यापक पैमाने पर की जाने वाली झूम कृषि है। झूम कृषि क्या है आपको मालूम होगा, क्योंकि हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया है। अगर आपको मालूम नहीं है तो हमें कमेंट करके बताइए, आपको बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कथन ए कह रहे कि भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जनांकीय संक्रमण से प्रत्यक्षतः संबंधित रहा है। कारण वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्राय नकारात्मक संबंध होता है। तो बताइए इन दोनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या भी है। भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जनांकीय संक्रमण से प्रत्यक्षतः संबंधित रहा है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने के कारण वन क्षेत्र पर दबाव बढ़ता है। कृषि, आवास, नगरीकरण, उद्योग आदि के कारण वन क्षेत्रों को काट दिया जाता है। वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्राय नकारात्मक संबंध होता है। सामान्यतः विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि के साथ वन क्षेत्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जबकि विकसित देशों में ऐसा नहीं होता। पर्यावरणीय जागरूकता और वन क्षेत्रों के प्रति संवेदनशीलता के कारण विकसित देशों में वन क्षेत्रों में प्राय वृद्धि देखी जाती है। हालांकि अधिकांश देशों में जनसंख्या वृद्धि वन क्षेत्र को दुष्प्रभावित ही करती है। 4 नंबर है, वन ह्रास का मुख्य कारण क्या है? वन ह्रास का मुख्य कारण है औद्योगिक विकास। वन ह्रास का मुख्य कारण तेजी से हो रहा औद्योगिकरण ही है, जिसमें वनों को काटकर नगरों की स्थापना की जाती है, लकड़ियों का दोहन किया जा रहा है, खाली हो रही भूमि का उपयोग कृषि के लिए किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जलवायु के प्रमुख घटक जो झारखंड राज्य के वन के क्षेत्रों को जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं। जलवायु के प्रमुख घटक जो झारखंड राज्य के वन के क्षेत्र को जो है जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं, सही जवाब है जंगल की आग, बी ऑप्शन। देखिए झारखंड राज्य के वन के क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करने वाला प्रमुख घटक जो है जंगल की आग है। जंगल के आग से झारखंड के प्रभावित होने वाले जिलों में हजारीबाग, जमशेदपुर, पलामू, बोकारो आदि है। जंगल की आग झारखंड के आरक्षित और संरक्षित वनों में भी प्रमुख समस्या है। 6 नंबर है, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा नगर वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है? भारत के निम्नलिखित में से कौन सा नगर वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है? सही जवाब है वालपराई नगर तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में स्थित है। यह उक्त विकल्प में वृक्षारोपण में विशिष्टता रखने वाला भारत का नगर है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में राष्ट्रीय वन नीति 1952 के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कहीं भी किसी भी टॉपिक में आपको डाउट हो या कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपके कंफ्यूजन को, डाउट को क्लियर किया जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और घटना चक्र का ऑल PDF अवेलेबल है, अगर आपको जरूरत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।